विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज की तासिका में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के तहत रीतिकाल की अवधारणा, उसकी समय सीमा और रीतिकाल की विशेषताएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में 17वीं शती के मध्य से लेकर 19वीं शती के मध्य तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में रीति से विद्वानों का तात्पर्य एक पद्धति, परंपरा, शैली और काव्यांग निरूपण से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में आचार्य चिंतामणि को मानते हैं। रीतिकाल को अन्य नामों भी मिले हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा और आचार्य रमाचंद्र शंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल कहते हैं। अब रीतिकाल की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। रीतिकाल की विशेषताओं को जानने से पहले रीति शब्द की व्याख्या करना भी जरूरी है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द संस्कृत के काव्यशास्त्रीय रीति शब्द से भिन्न अर्थ रखता है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला एक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में किया है। रीतिरात्मा काव्यस्थ, रीति काव्य की आत्मा है और काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी रीति है। यह मान्यता इस सिद्धांत की है। संस्कृत की रीति संबंधी यह धारणा हिंदी काव्यशास्त्र के कुछ ही ग्रंथों में ग्रहण की गई है, किंतु हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के रूप में हुआ है, जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्य के अंगों का विवेचन मिलता है। अतः रीति ग्रंथ यानी ऐसे ग्रंथ जिन ग्रंथों में काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ रचे हैं। अतः आचार्य शुक्ल ने रीति की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल यह नाम दिया। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति यानी एक पद्धति, परंपरा, शैली और काव्यांग निरूपण है। अब रीतिकाल के साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, तो रीतिकाल के साहित्य की पहली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इस काल के साहित्य में श्रृंगारिकता प्रधान रूप से देखने को मिलती है। रीतिकाल में जिन काव्यों की रचना हुई उनमें श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। यह श्रृंगारिकता किसी आकस्मिक योग से नहीं आई है, बल्कि प्राचीन काव्य के क्रमिक विकास की स्वाभाविक परिस्थितियां रही हैं। इस काल के कवियों ने श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के संस्कार पूर्ववर्ती काव्य एवं काव्य कृतियों से ग्रहण किए हैं। अंतर इसमें मात्र इतना है कि भक्ति काल का काव्य श्रृंगार की उदात्त प्रवृत्तियों से ओतप्रोत था, जबकि रीतिकाल के काव्य का इन कवियों ने इंद्रियों की भोग लिप्सा और वासनाओं में डूबा हुआ देखने को मिलता है। भक्ति काल की राधा को इन कवियों ने भक्ति काल के राधा और कृष्ण को इन कवियों ने नायक नायिका के साधारण
रूप देकर श्रृंगार को उच्च शिखर तक पहुंचा दिया। इस काल के साहित्य की अन्य एक विशेषता है रीति का निरूपण। रीतिकालीन कवियों ने रीति निरूपण की कई शैलियों का अध्ययन करने पर तीन चीजें जो हैं मुख्य रूप से उभर कर आती हैं। मात्र रीति कर्म की प्रधानता को मुख्य मानने वाले ग्रंथकार या रचनाकार, दूसरा रीति कर्म और कवि कर्म का समान महत्व मान्य करने वाले कवि या रचनाकार, और तीसरा लक्षण ग्रंथों को महत्व नहीं दिया गया है ऐसे कवि या रचनाकार। ऐसे कवियों ने प्रायः सभी छंदों की रचना काव्यशास्त्र के नियमों से बद्ध होकर ही की है, लेकिन इन्होंने लक्षणों को त्याग दिया है। बिहारी, मतीराम आदि की सत्सैयाँ, नक्षिक वर्णन संबंधी समस्त ग्रंथ इस कोटि की रचनाएं मानी जाती हैं। तो इस काल के साहित्य की एक प्रमुख विशेषता जो है रीति निरूपण। इस काल के साहित्य की अगली विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। राजसी वैभव से उत्पन्न पालित एवं पोषित रीति कवि और कविता का दृष्टिकोण नारी के प्रति कामुकता से भरा था। नारी के अन्य रूपों जैसे माँ, गृहिणी, देवी, सहचरी आदि पर इन कवियों की दृष्टि कभी नहीं पड़ी थी। इन कवियों को तो अंतश्चेतना ने अपने जाल में इस कदर उलझा दिया था कि वे नारी के 2.5 हाथ के शरीर को केवल कुंठाओं की पूर्ति का साधन मात्र समझते थे। यह दौर राज दरबारों का था, विलासिता का था, और इन राज दरबारों में जो कवि थे राज आश्रित थे और वह भी विलासिता, भोग विलास से प्रभावित थे। इस कारण इन्होंने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण रखा था वह भोग विलास का ही था, केवल उपभोग का ही था। इस काल के साहित्य की विशेषता जो है वह अलंकारिकता के प्रति मोह। इस काल के काव्य की प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। इस काल के काव्य में अर्थालंकार के साथ साथ शब्दालंकार भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए गए हैं। इन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन तथा चमत्कारपूर्ण वुक्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया था। चमत्कार प्रदर्शन के द्वारा श्रोताओं के मन को मोह लेना इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य और सफलता का मानदंड बना था। तो इसलिए इन्होंने काव्य के अलंकारों की प्रधानता को स्वीकार किया था। दूसरी चीज इन कवियों की मान्यता थी कि कविता को तब तक सुंदर नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है। अलंकार से विहीन कविता वह सुंदरता के उनके मानदंडों पर खरी उतरती नहीं थी। तो इसका कारण क्या था? रीतिकाल में अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक मोह की प्रवृत्ति जो थी, तो वह पनपने का कारण जो था वह संस्कृत का काव्य शास्त्र और उसमें जो अलंकारिकता थी उस अलंकारिकता को इन्होंने ग्रहण किया था। केशव ने तो अलंकारों से संबंधित रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसे ग्रंथों की रचना की। अलंकारों के संबंध में वे यहाँ तक लिखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी
सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनून बिरजाई, कविता पनीता मित्त। तो ये अलंकारिकता के प्रति उनका मोह था। इस काल के साहित्य की अन्य एक विशेषता है राज प्रशस्ति और वीर काव्यों की रचना। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उस दौर का कवि जो था राजाश्रय में रहता था और राजाश्रय में रहकर उसे राजा के माध्यम से वेतन दिया जाता था कविता करने के लिए। और वह जो दौर था, छोटे छोटे राजा महाराजा निरंतर युद्ध किया करते थे और युद्ध के लिए प्रेरित करना भी इन कवियों का उद्देश्य था। तो राजा की प्रशस्ति में, जिस राजा ने उन्हें अपने आश्रय में रखा था, तो उनकी प्रशस्ति में कविता करना उनका उद्देश्य था ताकि राजा खुश हो जाए। दूसरा उनका उद्देश्य था कि वह जो दौर था युद्धों का दौर था और इसीलिए युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु वीर रस से युक्त कविताएं लिखना और उन वीर रस की कविताओं को पढ़कर या सुनकर सैनिक की भुजाएं फड़फड़ाएं और वह शत्रु सैन्य पर टूट पड़े, यह भी उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी। अगली विशेषता भक्ति और नीति का वर्णन। इस काल के कवियों ने भक्ति और नीति का सुंदर समन्वय किया हुआ है। रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान ग्रंथों की रचना जो है जिस तरह से विपुल मात्रा में हुई थी, उसी तरह से यत्र तत्र भक्ति भावना से पूर्ण रचनाएं भी इस काल में देखने को मिलती हैं। यद्यपि भक्ति काल की भक्ति भावना रीतिकाल की भक्ति भावना से काफ़ी भिन्न थी, किंतु रीतिकालीन कवियों ने भक्ति को भी मुख्य माना था। भक्ति को लेकर भी इन्होंने कविताएं लिखी थी। इनका उद्देश्य था कि अगर कविता लिखते समय पाठक भक्ति की कविता को सुनता है और भक्ति में ही उन्होंने, इन कवियों ने नीति का भी वर्णन किया हुआ था, तो दोनों तरह से पाठकों को कविता सुनाकर प्रभावित करना इनका उद्देश्य था। इसीलिए इन्होंने भक्ति और नीति का वर्णन करने वाली कविताएं लिखी थीं। प्रकृति चित्रण इस काल के साहित्य की अन्य एक विशेषता है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, पर वह प्रकृति चित्रण जो है उद्दीपन रूप में हुआ है। स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है, पर यत्र तत्र प्रकृति का चित्रण जो है देखने को मिलता है वह उद्दीपन रूप में है, आलंबन रूप में नहीं है। इस काल के साहित्य की अन्य एक विशेषता है कि मुक्तक रचना। रीतिकाल के कवियों ने कुछ मात्रा में प्रबंध जरूर लिखे हैं, किंतु मुक्तक काव्य ही इस काल का प्रधान रूप था। रीतिकाल की यह मुक्तक काव्य रचना प्रधानता है, विशेषता है। दरबारी वातावरण में मुक्तक रचनाएं ही ज़्यादा उपयुक्त थीं, क्योंकि राजा सामंतों के पास प्रबंध काव्य सुनने का न तो समय था और न ही उनके पास इतना धैर्य था। इस काल में मुक्तकों, कवित्व और सवैयों की प्रधानता रही है। कविता में वीर और श्रृंगार तथा सवैये में श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। इस युग में बिहारी जैसे कवियों ने दोहा छंद का प्रयोग करते हुए सीमित शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कला को प्राप्त किया हुआ था। रीतिकाल के मुक्तकों में भी सर्वाधिक मुक्तक श्रृंगार प्रधान ही मिलते हैं। इस काल की यह एक विशेषता कही जा सकती है। अगली विशेषता है इस काल का साहित्य जो लिखा गया वह ब्रज भाषा में लिखा गया। रीतिकाल
ब्रज भाषा की दृष्टि से स्वर्ण युग था, क्योंकि जहाँ भक्ति काल में यह भाषा कृष्ण भक्त कवियों तक सीमित थी, वही इस काल तक आते आते पूर्ण रूप से काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद ब्रज भाषा ने मानो लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कविता पर राज किया। तो इस काल के साहित्य की एक विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं, इस काल के सभी रीति काल के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आज की तासिका में हमने रीतिकाल, रीति शब्द की अवधारणा, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल के विभिन्न नामकरण और रीतिकाल की साहित्यिक विशेषताओं को हमने देखा है। अगली तासिका में हम आधुनिक काल की अवधारणा, आधुनिक काल की समय सीमा और आधुनिक काल के साहित्य की विशेषताएं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।